हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अनिका एक सीक्रेट अंडरग्राउंड पैसेज से होते हुए सौम्या से मिलने पहुंचती है। उसकी आंखों में एक अलग ही क्यूरियोसिटी थी और उसके दिल में एक भारी सा बोझ। उसे इस सवाल का जवाब चाहिए था कि दमयंती देवी के पीछे आखिर कौन था। अनिका ने सौम्या को सीधे और बिना किसी हेजिटेशन के ही पूछ लिया, सौम्या, मुझे लगता है दमयंती अकेले काम नहीं कर रही थी, उसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड था। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो कौन है? सौम्या की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। वो एक पल के लिए अनिका की आंखों में झांकती रही। उसकी सांसें जैसे थोड़ी तेज चलने लगी। फिर उसने बहुत काम तरीके से कहा, अनिका, तुम्हें मुझ पर यकीन होगा क्या अगर मैं कहूं कि मुझे भी नहीं पता? अनिका का माइंड एक पल के लिए ब्लैंक हो गया। उसकी आंखों में कन्फ्यूजन साफ नजर आ रही थी। उसने धीरे से कहा, सौम्या, मुझे तो अब बस तुम्हारी बातों पर ही भरोसा करना होगा, क्योंकि इस टाइम तुम ही एक ऐसी इंसान हो जो मुझे पूरी सच्चाई बता सकती हो। प्लीज मुझे सब कुछ बताओ। सौम्या ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें एक पल के लिए कहीं दूर चली गई, जैसे वो अपने पुराने दिनों की यादों में खो गई हो। फिर उसने अपनी आवाज को थोड़ा धीमा करते हुए कहा, अनिका, देखो, कॉलेज के दिनों में स्वाति ने उस पावर ड्रग का फॉर्मूला बनाकर सबको हैरान कर दिया था। दमयंती और मैं, हम दोनों ही उस फॉर्मूला को लेकर ऑब्सेस्ड थे। हमें लगता था कि अगर हम वो फॉर्मूला पालें तो हम स्वाति से भी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। उस टाइम दमयंती का सिर्फ एक ही मोटिव था, स्वाति को हराना। उसे अमर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सौम्या ने अपनी आंखों में झलक रहे पुराने सपनों की परछाई को छुपाते हुए कहा, हम बस स्वाति के बनाए हुए इस ड्रग के फॉर्मूला को बर्बाद करना चाहते थे, या फिर उससे भी कोई बेटर वर्जन तैयार करना चाहते थे। लेकिन स्वाति बहुत स्मार्ट थी अनिका, उसने हमें कभी भी कोई मौका नहीं दिया। फिर जब हमें स्वाति की मौत की न्यूज़ मिली तो हमारी सारी कोशिशें वहीं खत्म हो गई। अनिका ने सौम्या के चेहरे पर उदासी की हल्की सी परत देखी। उसने सौम्या को फिर से पूछा, फिर उसके बाद क्या हुआ? क्या तुम लोगों ने कभी इस पावर ड्रग के पीछे और कुछ इन्वेस्टिगेशन की? कोई क्लू मिला तुम्हें? सौम्या ने अनिका की तरफ देखते हुए सिर हिलाया। नहीं अनिका, उसके बाद हमने ना तो कभी इस ड्रग के बारे में सोचा और ना ही किसी को ढूंढने की कोशिश की। हम दोनों बहुत डर गए थे। हमें लगा कि इस सब के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल है जिसमें हमारी जान भी जा सकती है। और सच कहूँ तो उस टाइम हमें कोई ऐसा इंसान भी नहीं मिला जो हमें इसके बारे में और कुछ बता सके, या जिसने हमें ये बताया हो कि असली मास्टरमाइंड कौन है। सौम्या कुछ पल के लिए चुप हो गई। अब अनिका पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो गई थी। उसके दिमाग में सौम्या की बातें गूंज रही थी। अनिका ने अपनी आवाज को थोड़ा धीमा करके सौम्या से पूछा, लेकिन सौम्या, फिर क्या हुआ? वो आदमी कौन था? दमयंती उसे देखकर इतनी घबराई क्यों थी, और क्यों उसने अचानक अमर होने की इतनी जिद पकड़ ली? सौम्या ने अनिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में भी डर साफ नजर आ रहा था। उसने अपनी सांस को कंट्रोल करते हुए कहा, अनिका, मैं जानती हूँ कि तुमको बहुत सारी बातें जाननी है, लेकिन सुनो, उस दिन जब वो आदमी दमयंती के पास आया था ना, वो बहुत ही मिस्टीरियस था। उसने पूरे चेहरे को मास्क से ढक रखा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी डार्क सीक्रेट को जानता हो। उसकी प्रेजेंस इतनी स्कैरी थी कि मुझे भी लगा कि कोई बहुत बड़ा गेम खेलने वाला है। अनिका ने सौम्या की बात को और ज्यादा ध्यान से सुना। उसका माइंड जैसे एक एक वर्ड को पकड़कर अपने अंदर दर्ज कर रहा था। फिर उसने कहा, सौम्या, तुम्हें दमयंती ने कुछ नहीं बताया? कुछ भी नहीं? सौम्या ने अपना सिर हल्का सा झुकाया और बोली, नहीं अनिका, मैं उस दिन बहुत बार पूछने की कोशिश की। मैंने कहा भी था कि दमयंती, तुम्हें डर क्यों लग रहा है? तुम हमेशा फियरलेस रही हो, और फिर इस आदमी को देखकर इतनी घबराई क्यों हो? लेकिन उसने मुझे एक भी वर्ड नहीं बताया, बस एक ठंडी सी नज़र मुझ पर डालती और टॉपिक बदल देती। सौम्या ने अपनी फिंगर्स को आपस में उलझाते हुए आगे कहा, उसके बाद अनिका, मैंने दमयंती के चेहरे पर वो घबराहट हमेशा देखी। ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर कोई स्टॉर्म चल रहा हो। और सबसे बड़ी बात, उस आदमी के जाने के बाद से ही दमयंती ने एकदम से ऑब्सेशन पाल लिया इमॉर्टिलिटी का, जैसे वो किसी हिप्नोसिस में फंसी हो। उस मिस्टीरियस आदमी ने जो कुछ भी दमयंती से कहा था, वो सब उसकी सोच पर एक शैडो की तरह छा गया। अनिका की आंखों में क्यूरियोसिटी और डर एक साथ झलकने लगे। उसने सौम्या को धीरे से कहा, उसके बाद से क्या कोई और क्लू मिला, कोई और हिंट? सौम्या ने थोड़ा पॉज लिया, फिर बोली, अनिका, उस दिन के बाद से दमयंती को किसी अननोन नंबर से बार बार कॉल्स आने लगे। वो कॉल्स इतने वरिड थे कि दमयंती का चेहरा सुनते ही पीला पड़ जाता था। मैं हमेशा देखती थी कि वो उस अननोन कॉलर से बात करते हुए बहुत घबरा जाती थी, और जैसे ही वो कॉल एंड करती थी वो एकदम से चुप हो जाती थी। उसकी आंखों में वो सेम डर दिखता था जैसे उस आदमी को देखकर दिखा था। इधर दूसरी तरफ ओमकार सुबह से ही प्रीति को ढूंढने में लगा हुआ था। उसने कई बार मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसका दिल बेचैन हो उठा। उसे लग रहा था कि प्रीति कहीं नियर बाय ही होगी,
लेकिन इतनी देर तक दिख न पाना, ये बात उसे और भी परेशान कर रही थी। ओमकार ने फाइनली डिसाइड किया कि वो सीधे मारवा हाउस के डाइनिंग हॉल में जाकर देखे। उसने चारों तरफ अपनी आंखें घुमाई। वहां बहुत से लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लेकिन प्रीति कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। ओमकार का दिल धक धक कर रहा था। उसने धीरे धीरे रूम की तरफ कदम बढ़ा दिए। जैसे ही वो प्रीति के कमरे के पास पहुंचा, उसने डोर पर हल्की सी नोक दी। कोई जवाब नहीं आया। ओमकार ने अपनी आवाज को थोड़ा और तेज करते हुए फिर से कहा, प्रीति आर यू इनसाइड? लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब ओमकार का दिल और तेजी से धड़कने लगा। उसने डोर हैंडल को धीरे से प्रेस किया। डोर सरप्राइजिंगली ओपन हो गया और अंदर का सीन उसकी आंखों के सामने था। कमरे में हल्की सी खुशबू फैली हुई थी, शायद प्रीति के परफ्यूम की, लेकिन प्रीति वहां कहीं भी नहीं दिख रही थी। ओमकार ने आवाज दी, प्रीति कहाँ हो तुम? कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। कर्टन्स थोड़े हिले हुए थे, जिससे सनलाइट की सॉफ्ट रेज कमरे में आ रही थी। उस सॉफ्ट लाइट में भी प्रीति कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। अब ओमकार ने सोचा कि शायद प्रीति कमरे में है ही नहीं। उसने थोड़ी देर तक रूम में इधर उधर देखा, फिर धीरे धीरे पलटने लगा कि वापस चला जाए। लेकिन जैसे ही उसने एक स्टेप पीछे लिया, एक हल्की सी आवाज ने उसे रोक दिया, बाथरूम का डोर खुलने की। ओमकार ने फौरन उसी तरफ नजर डाली और तभी उसकी आंखें वाइडन हो गईं। प्रीति बाथरूम से बाहर आ रही थी। उसके लॉन्ग वेट बालों की कुछ लटें उसके कंधे पर सॉफ्टली गिर रही थी। प्रीति ने अपने बालों को एक तरफ से टाई किया था, जबकि दूसरी तरफ से वो नेचुरली शोल्डर पर बिखरे हुए थे। उसने एक वाइट टॉवल से अपने गीले बालों को पोंछा हुआ था और उसका सिल्की टॉवल शोल्डर से नीचे के हिस्से को कवर कर रहा था। प्रीति की फ्रेश स्किन पर हल्की सी मॉइस्चर की वजह से एक अलग ही ग्लो नजर आ रही थी। उसके लिप्स भी पहले से ज्यादा गुलाबी और थोड़े सोलन से लग रहे थे, शायद गर्म पानी की वजह से। उसके चिक्स पर हल्की सी ब्लश थी, जो और भी मेस्मराइज लग रही थी। प्रीति की आंखों की नमी और उसकी भीगी पलकें उसकी खूबसूरती को और भी निकाल रही थी। वो सच में किसी खिले हुए फूल जैसी लग रही थी। जैसे ही उसकी नजरें ओमकार पर पड़ी, उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट और शर्म दोनों झलक गई। वो एकदम पलटकर वापस बाथरूम में चली गई और दरवाजा तुरंत बंद कर लिया। अब उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थी। बाथरूम के अंदर जाकर प्रीति ने अपनी पीठ दरवाजे से टिका ली। उसके गाल अब पूरी तरह से लाल हो चुके थे। उसने धीरे से अपने होठों को दबाया, जैसे खुद को थोड़ा संभालने की कोशिश कर रही हो। उसे डर था कि ओमकार कहीं उसकी हालत को गलत न समझ ले। उसके मन में बार बार यही चल रहा था, हे भगवान, ये कितना अजीब हो गया है। ओमकार ने भी अपनी नजरें नीचे कर ली। वो समझ गया कि प्रीति बहुत ज्यादा शर्म महसूस कर रही है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसने धीरे से कहा, प्रीति मुझे सच में माफ करना। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम अभी, मेरा मतलब, मैं तो बस ये देखने आया था कि तुम ठीक हो या नहीं। प्रीति ने अंदर से हल्की आवाज में कहा, ओमकार, ये कोई तरीका नहीं होता किसी के कमरे में ऐसे आना। तुमने मुझे इस हालत में देख लिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उसकी आवाज में हल्की सी थरथराहट थी, लेकिन उसके शब्द साफ थे। ओमकार ने दरवाजे के पास आकर कहा, प्रीति सच मानो, मैंने दरवाजा खटखटाया था, कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने बस धीरे से धक्का दिया और दरवाजा अपने आप खुल गया। सच कह रहा हूँ, मैं बस तुम्हारी फिक्र कर रहा था। प्रीति ने ये सुनकर गहरी सांस ली और अपनी उंगलियों को कसकर पकड़ लिया। उसने धीरे से कहा, शायद गलती मेरी ही थी, मुझे दरवाजा बंद कर देना चाहिए था। पता नहीं क्यों ये छोटी सी बात भी मैं भूल गई। अब प्रीति ने धीरे से कहा, ओमकार, बेड पर मेरे कपड़े रखे हुए हैं, क्या तुम वो मुझे दे सकते हो प्लीज? ओमकार ने हल्की सी मुस्कान दी, जैसे उसकी इस मासूम सी रिक्वेस्ट ने उसका दिल और भी छू लिया हो। उसने बेड की तरफ नजर दौड़ाई। वहां पर प्रीति के कपड़े सलीके से रखे हुए थे। ओमकार ने कपड़े उठाए और धीरे धीरे बाथरूम के दरवाजे के पास आ गया। उसने दरवाजे को हल्का सा खटखटाया और कहा, प्रीति, तुम्हारे कपड़े दे रहा हूँ, चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं देखूंगा। दरवाजा थोड़ा सा खुला और प्रीति ने अपना एक हाथ बाहर निकाला। उसकी उंगलियां थोड़ी सी कांप रही थीं। ओमकार ने कपड़े उसके हाथ में दे दिए। प्रीति ने जल्दी से कपड़े ले लिए और धीरे से थैंक यू कहा। फिर उसने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। ओमकार ने खुद को एक कदम पीछे लिया और लंबी सांस छोड़ी। कुछ मिनट बाद प्रीति आखिरकार बाहर निकली। अब वो पूरी तरह तैयार थी। उसने हल्का गुलाबी सूट पहना हुआ था। उसके लंबे बाल अब थोड़ा सूख चुके थे और उसके चेहरे पर वो हल्की सी लाली अब भी नजर आ रही थी। उसकी आंखों में अब भी थोड़ी सी झकझक थी, लेकिन अब वो थोड़ा आराम से लग रही थी। ओमकार ने उसे देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है प्रीति, सच में मैंने कुछ नहीं देखा। प्रीति ने उसकी बात सुनकर हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसके गाल अभी भी लाल थे। उसने थोड़ी चिढ़कर कहा, क्या बात कर रहे हो ओमकार, तुम्हें पता भी है ये कितना अजीब था? मुझे बस समझ नहीं आया, इतनी जल्दी सब संभालना पड़ा। ओमकार ने उसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहा, प्रीति, सब ठीक है,
और इतना शर्मा क्यों रही हो? आखिर हमारी सगाई तो हो ही चुकी है, तुम्हें याद है ना? जल्दी ही हमारी शादी भी होने वाली है, फिर इतना ब्लश क्यों कर रही हो? ओमकार की इस बात पर प्रीति का चेहरा और भी लाल हो गया। वो हल्के से चिढ़ते हुए बोली, क्या ओमकार, आप भी ना बस। ओमकार ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है प्रीति, अब तुम चलो, हम दोनों साथ में डिनर के लिए निकलते हैं। प्रीति ने थोड़ी सी शाइनेस के साथ उसकी तरफ देखा, फिर हल्के से सिर हिलाया। उसके गाल अब भी हल्के से गुलाबी थे और उसकी आंखों में वो प्यारी सी चमक अब भी थी। ओमकार ने उसे हाथ से इशारा करके दरवाजे की तरफ बढ़ने को कहा। दोनों अब हॉलवे में निकल पड़े और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल आए। ओमकार ने सॉफ्टली प्रीति का हाथ पकड़ रखा था और उसे कहा, चलो प्रीति, डिनर में तुम्हारा फेवरेट खाना मंगवाया है, आई होप तुम्हें अब सब पसंद आए। प्रीति ने हल्की सी मुस्कान दी। उसकी आंखों में अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लौट आया था। दूसरी तरफ अनिका ने अपने कमरे में एंट्री की। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अंदर आई, उसने देखा रोहित बेचैन होकर इधर उधर टहल रहा था। उसकी चाल से ही साफ लग रहा था कि वो कितनी चिंता में है। अनिका ने दरवाजा सॉफ्टली बंद किया और धीरे धीरे उसके पास आई। रोहित की नज़र जैसे ही अनिका पर पड़ी, उसकी आंखों में रिलीफ की हल्की सी झलक आई। उसने जल्दी से अनिका के पास आकर उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। उसकी आवाज में जेन्युइन टेंशन साफ झलक रही थी। रोहित ने एक सांस में कहा, अनिका, क्या हुआ था आज? आखिर दमयंती देवी क्यों तुमसे मिलना चाहती थी? उसने तुम्हें कुछ कहा या कुछ किया तो नहीं? अनिका, प्लीज बताओ ना, क्या बात हुई थी तुम लोगों के बीच? रोहित की आंखों में डर और बेचैनी दोनों साफ दिख रही थी। उसकी आवाज लगातार अनिका के कानों में गूंज रही थी। हर सवाल उसके दिल की हालत को और साफ कर रहा था। अनिका को साफ समझ आ गया कि रोहित की ये चिंता सिर्फ एक दोस्त की नहीं, बल्कि उस प्यार की है जो वो दिल से उसके लिए महसूस करता है। अनिका ने रोहित के दोनों हाथों को और मजबूती से पकड़ लिया और उसे धीरे से बेड की तरफ लेकर गई। उसने रोहित को सॉफ्टली बेड पर बिठाया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, रोहित प्लीज पहले थोड़ा शांत हो जाओ। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। बस पहले थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। रोहित ने गहरी सांस ली। उसकी उंगलियां अब भी अनिका के हाथों में थीं। वो उसकी आंखों में देख रहा था जैसे वही उसकी सारी दुनिया हो। अनिका भी अब रोहित के पास बेड पर बैठ गई। उसने अपनी आवाज को सॉफ्ट और स्टडी करते हुए कहना शुरू किया, मिस्टर मारवा, दमयंती देवी ने खुद को कानून के हवाले कर दिया है। अनिका के वर्ड सुनकर रोहित के चेहरे पर शॉक की एक लहर दौड़ गई। उसने जैसे ही ये सुना, उसकी आंखें फैल गईं और उसने ऑलमोस्ट ब्रीथ होल्ड कर लिया। उसकी आंखों में डिसबिलीफ और कंफ्यूजन साफ नजर आ रहा था। रोहित ने अपनी आवाज को थोड़ा स्टडी करते हुए कहा, व्हाट? मतलब दमयंती देवी ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया? लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ अनिका? रोहित के सवाल अब और गहरे होते जा रहे थे। रोहित के मन में अब शक और बेचैनी और भी गहराती जा रही थी। उसकी आंखों में चिंता और उलझन साफ झलक रही थी। जैसे जैसे अनिका अपनी बातें बता रही थी, रोहित के दिल की धड़कनें और तेज हो रही थी। अब अनिका ने अपनी आवाज को और स्टडी करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया, मिस्टर मारवा, दमयंती देवी ने खुद को कानून के हवाले कर दिया क्योंकि उसने अपने सारे गुनाह खुद कबूल कर लिए हैं। उसने माना कि वो जो करती रही है सब कुछ उसके ही प्लान का हिस्सा था। रोहित ने अनिका की बातें सुनकर अपने माथे पर हाथ रख लिया। उसकी सांसें भारी हो रही थी। वो सॉफ्टली बोला, अनिका, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। दमयंती देवी जैसी औरत, वो इतनी आसानी से अपने गुनाह मान ले? मुझे तो लगता है ये सब कोई चाल है, कोई नया जाल। रोहित की आंखों में अनजाना सा डर साफ दिख रहा था। अनिका ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा रोहित पर, यह सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ है। दमयंती ने मुझसे खुद मिलकर ये सब बोला। उसकी आंखों में गिल्ट और पश्चाताप के आंसू थे। उसने कहा कि शायद उसकी माँ और उसकी बेटी की मौत के बाद उसका दिल पूरी तरह टूट गया और शायद अब उसे लगा कि यही सही वक्त है अपने सारे गुनाह मानने का। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में भी शक बैठ गया है, क्योंकि जो उसने मुझे आखिरी बार कहा वो बात बहुत डरावनी थी। रोहित ने उसकी बात सुनते ही अपनी फिंगर्स और टाइट कर ली। उसकी क्यूरियोसिटी और डर बढ़ता जा रहा था। उसने जल्दी से कहा, अनिका, क्या बोला दमयंती देवी ने? प्लीज मुझे सब बताओ, मैं हर डिटेल जानना चाहता हूँ। अनिका ने गहरी सांस लेकर कहना शुरू किया, मिस्टर मारवा, जब पुलिस इंस्पेक्टर मुझे ले जा रहा था उससे पहले दमयंती ने मेरे हाथ को पकड़ा और बहुत ही धीमे से कहा, तुम अपने और अपने परिवार से थोड़ा संभल कर रहना, क्योंकि अब तुम्हारा नया दुश्मन बहुत ही खतरनाक है। उसकी आवाज में डर और सच्चाई दोनों थे। उसकी आंखों में वो डर साफ झलक रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा उसके सामने खड़ा हो। रोहित की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने गहरी सांस ली और कहा, अनिका, लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा? कौन है वो नया दुश्मन? आखिर दमयंती देवी ने अचानक इतनी ऑनेस्टी क्यों दिखाई? ऐसा लगता है जैसे वो किसी के दबाव में हो या फिर कोई बहुत बड़ा राज उसके दिल में छुपा हो। रोहित की आवाज में घबराहट और उलझन थी, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच में क्या हो रहा है।
अनिका ने भी थोड़ा झिझकते हुए कहा, मिस्टर मारवा, मुझे भी यही शक है। मुझे लगता है दमयंती देवी शायद किसी अपने के ही दबाव में आकर ये सब कर रही है। शायद उसके ऊपर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा हो, इसीलिए वो जाते जाते मुझे आगाह कर रही थी, लेकिन उसके सब कुछ नहीं बताया। वो पूरी बात बताने ही वाली थी कि तभी अचानक पुलिस वहां आ गई और उसकी बात अधूरी रह गई। बस वो एक हिंट दे गई कि हमारा नया दुश्मन बहुत ही खतरनाक है। रोहित अब भी गहरी सोच में डूब गया था। उसकी आंखें कमरे की दीवार पर टिक गई थी, जैसे वो अपने दिमाग में पजल पीसेस जोड़ रहा हो। उसकी सांसें अब धीरे धीरे तेज हो रही थी। उसने सॉफ्टली कहा, अनिका, ये सब सुनकर अब मेरा दिल और बेचैन हो गया है। कौन है वो? कौन है जो हमारे इतने करीब है और फिर भी हमारी तबाही चाहता है? अनिका, इस दुश्मन को हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। हमें इस खतरे को पहचानना होगा। लेकिन फिर रोहित ने अनिका को हल्की मुस्कान के साथ देखते हुए कहा, चलो अनिका, ये तो अच्छा ही हुआ। कम से कम दमयंती धाम का कांटा अब हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल ही गया है। अब वो हमारे रास्ते का कोई रोड़ा नहीं रही। पर एक बात बताओ अनिका, अब बच्चों के बारे में तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? क्या अब हमें बच्चों को वापस नहीं बुला लेना चाहिए? क्योंकि अब तो दमयंती ने खुद को कानून के हवाले कर ही दिया है। अब तो उसकी और हमारी जंग पूरी तरह खत्म हो चुकी है। रोहित की बात सुनकर अनिका कुछ देर के लिए एकदम से शांत हो गई, जैसे कोई बहुत भारी सोच उसके मन पर हावी हो गई हो। उसकी आंखें थोड़ी उदास सी हो गई और वो एक गहरी सांस लेकर बोली, रोहित, सच कहूं तो मुझे खुद भी अब कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दमयंती देवी ने जो इस खतरनाक इंसान के बारे में बताया था, वो कोई बाहर का नहीं लग रहा। वो तो कोई अपना ही है, कोई ऐसा जो हमारी हर बात, हर भेद को बहुत अच्छे से जानता है। और यही बात मुझे अंदर से डरा रही है। अनिका की आवाज में डर और उलझन साफ नजर आ रही थी। उसने अपनी बात को और धीमी आवाज में आगे बढ़ाया, रोहित, मुझे लगता है कि बच्चों को अभी यहाँ पर रखना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि अगर वो इंसान सच में हमारे इतने करीब है तो वो हमारे बच्चों को अपना टारगेट बना सकता है। दमयंती ने साफ कहा था कि वो इतना खतरनाक है कि किसी भी हद तक जा सकता है। वो किसी को भी किडनैप करके या किसी और तरीके से हमें मजबूर कर सकता है। और जब उसे हमारी हर छोटी छोटी बात पता है तो वो बच्चों को निशाना बनाकर हमें तोड़ सकता है। रोहित ने अनिका की बात बहुत गौर से सुनी। उसने अपनी आंखें झुका ली, जैसे वो भी अनिका की बातों से सहमत हो रहा हो। उसने गहरी सांस लेकर धीरे से कहा, अनिका, हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। अब जब तक हमें पूरी सच्चाई नहीं पता लगती, तब तक बच्चों को दूर रखना ही सबसे सेफ रहेगा। हमें उनकी सेफ्टी के लिए ये सैक्रिफाइस करना ही होगा। अनिका ने रोहित की आंखों में झांकते हुए कहा, मिस्टर मारवा, दमयंती देवी तो अब चली गई है, पर जाते जाते हमारे सामने बहुत सारे सवाल छोड़ गई है। उसका कहना था कि हमारे अपने बीच कोई ऐसा है जो हमें धोखा दे रहा है, कोई ऐसा है जो हमारी हर कमजोरी को जानता है और हमें बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पर सबसे बड़ी बात तो ये है रोहित कि मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा कि वो कौन हो सकता है। अनिका की आंखें अब गहराती जा रही थी। रोहित भी चुपचाप अपनी जगह पर बैठा हुआ था, जैसे वो अपनी सोच में डूब गया हो। उसकी आंखें दीवार पर टिकी थी, पर दिमाग में उसकी पूरी फैमिली घूम रही थी। उसने मन ही मन एक एक करके अपने परिवार के हर सदस्य के बारे में सोचना शुरू किया। उसके माइंड में तरह तरह के सवाल आ रहे थे। क्या कोई ऐसा है जिसे वो आंख मूंद कर भरोसा करता है, पर वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया हो? वहीं दूसरी तरफ अनिका भी अपने गुहेरिया परिवार के हर एक इंसान के बारे में सोचने लगी। उसकी आंखों में भी वही बेचैनी थी। उसने भी सोचा, क्या कोई ऐसा है जो हमेशा हमारे करीब रहा पर उसकी असलियत हमें कभी पता ही नहीं चली? क्या कोई ऐसा है जो हमारे बच्चों तक भी पहुंच सकता है? अनिका ने रोहित की तरफ देखते हुए कहा, रोहित, मुझे लगता है कि हमें अपने हर रिश्तेदार, अपने हर नजदीकी के बारे में एक एक करके सोचना होगा। जरूर कोई न कोई ऐसी मिसिंग कड़ी होगी, कोई ऐसी छोटी सी बात जिसे अगर हम जोड़ें तो हम उस इंसान तक पहुंच सकते हैं जो अब हमारा असली दुश्मन है। रोहित ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ अनिका, हमें हर शक को सीरियसली लेना होगा। कोई भी बात छोटी नहीं है। अब हमें हर पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करनी होगी, चाहे वो फैमिली का कोई मेंबर हो या कोई आउटसाइडर। हमें सबको शक की नज़र से देखना होगा। अब दोनों गहरी सोच में डूब गए। कमरा एकदम साइलेंट था। उनकी सांसें भी धीमी हो गई थी, जैसे वो अपने ही ख्यालों में उलझे हुए थे। वक्त जैसे थम गया था। काफी देर तक दोनों बिना कुछ बोले बस अपने अपने मन में सोचते रहे। और फिर अचानक दोनों के दिल से एक ही आवाज निकली, आखिर कौन हो सकता है वो? कौन है वो जो अब हमारी सबसे बड़ी वीकनेस बन सकता है? कौन है जिसके बारे में हम अब सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए?